Assalamualaikum. Good morning. Hello. Good morning, everybody. Welcome. How are you doing? Do I sound better? Do you? I think so. Were you sounding bad? I was sounding very bad. Yes. पता है गले शले खराब हैं और फिर वो वायरल 2-3 बार हो रहा है और people are taking their time in getting better, but work goes on. और पता है क्या ये वाला वायरल ही sort of होता है, इसमें सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट भी खासा मुतासर होता है। अब पता नहीं क्या होता है, नहीं मतलब कि अब तो हो गया जो होना था, अब तो गुजर गया। आज का पूरा शो मैं ऐसे करूँगी। अब तो हो गया जो होना था, लेकिन वैसे तो वो जुकाम में भी आपको 1-2 दिन के लिए होता है कि आपको जायका नहीं आ रहा या फिर आपको खुशबू नहीं आ रही या बदबू नहीं आ रही किसी चीज़ की, सो मे बी वही होगा। ये तो मे बी जो है ना, एनीवे बात ये है कोविड की वो दहशत नहीं रही है और इतने हमने वैक्सीन वगैरह सब कुछ करा लिया है, तो अगर हुआ भी है जो कि लोगों को बाय द वे होता है और बार बार हो भी रहा है, तो आप ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, ये साथ ही बैठे हैं, ठीक हो ही गए हैं। अच्छा जी, हमने आपको बताया था ना, सदर ट्रंप ने आते ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे उसमें से एक ये था कि अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो आप अमेरिकी शहरी होते थे, लेकिन उनके ऑर्डर के बाद नहीं हुआ करेंगे। अब उस पे एक डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका के वफाकी जज ने शहरियत के पैदाइशी हक को मंसूख करने से मुताल्लिक सदर ट्रंप का जो हुक्मनामा है ये आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, यानी कि इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे बाय द वे ये उनके लिए नहीं था जो ऑलरेडी होके बड़े भी हो चुके हैं, अब जो होना था ये उनके लिए था। सो ये बड़ी अच्छी बात है। और बताएं। एरिज़ोना, इलिनॉय, ऑरेगन और वाशिंगटन में रियासतों ने अदालत के सामने ये मामला उठाया था। 25 मिनट समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि वकला कहाँ थे जब ट्रंप की टीम इस सदारती हुक्मनामे का मुसव्वदा तैयार कर रही थी। बोले इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया है। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है और ट्रंप ने यही कैंसिल किया था एक्चुअली कि कोई भी बच्चा जो अमेरिका में पैदा हो वो अमेरिकी शहरी होता है। इसको उन्होंने मंसूख कर दिया था, लेकिन अब जज साहब ने स्टे ऑर्डर दे दिया। जी, बस बेसिकली जज ने सदर ट्रंप का इकदाम जो है वो यकसर गैर आईनी करार दे दिया है और मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज़ के लिए इल्तवा में डाल दिया है। लगता नहीं है कि एक्चुअली ये होगा, बिकॉज बहुत स्टेट्स हैं जो इसको अपोज भी कर रही हैं एंड बहुत जिसको कहते हैं ना लीगल लकूनाज हैं जिनकी वजह से ऐसा हो नहीं सकता। ऑल्सो आप इसको ब्लेसिंग कहें या जो भी कहें, लेकिन अमेरिका इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ ये होता है, वरना हर मुल्क में आप ये नहीं हो सकते कि आप वहाँ पैदा हुए तो आपको वहाँ की शहरियत मिल जाए। सो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग कि लोग एक्चुअली वुड ट्रैवल टू द US ताकि उनके बच्चे जो हैं आगे से जो होंगे वो अमरीकी शहरी बने, या इवन इफ दे डोंट लिव देयर। चलिए जी, अब इसका क्या होता है ये तो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इस पे डिबेट जो है वो शुरू हो गई है। अच्छा जी, एक और मामला कल ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म हुआ पता नहीं, ये तो आपको बताना है हमने। ऑल्दो जो PTI और गवर्नमेंट टॉक्स थे, हाँ ये है ज़रा अजीबो गरीब सी बात। चलें हम आपको बता देते हैं तो आप खुद ही फैसला भी कर लें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे बुला लिया है और हुकूमत ज़ेर अल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। इसके साथ साथ वही हुआ जो सबको नज़र आ रहा था, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सफ़र चौथी नशिस्त से पहले ही एक बात बताएं, चौथी से पहले ही हो गया तो पहली 3 में क्या हुआ था? आपको पता ही है कि वो इतनी सुस्त रवि का शिकार रहे हैं, ये टॉक्स जो भी हो रही थी वो तीसरे में जाके तो कोई रिटन डिमांड्स दी थी। हाँ, लेकिन वो जब रिटन डिमांड्स आ गई तो वो किसने माननी, मतलब यू नो हाउ इट वाज, कोई इतना फैनफेयर उसमें था नहीं। और चौथी तक पहुंचना भी हम बार बार एक्चुअली ये सवाल कर भी रहे थे कि आगे कोई बात चलेगी कि नहीं। आपको बता दें कि फरीकैन जो हैं वो मुज़ाकरात की इस नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुज़ाकरात ख़त्म करने का फैसला मुज़ाकराती टीम का नहीं बल्कि ये अडयाला जेल से आया है। मुज़ाकराती टीम समेत अब किसकी मजाल है कि फैसले से इख्तलाफ करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने साफ बताया कि मुज़ाकरात ख़त्म करने का फैसला बानी का है और दो टोक है।
खान साहब ने दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। लेकिन आई एम लिटिल कंफ्यूज। अब्दुल्ला प्लीज़ आप बताएं, वो जो पहले रिटन मुतालबा जब 3rd में दे दिए थे तो उसके बाद 7 दिन की एक मोहलत थी, वो 7 दिन पूरे हो गए थे? अभी 7 वर्किंग डेज का कहा जा रहा था, वो तो नहीं अभी पूरे। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान से किसी को वैसे हैरानी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। चंद दिनों से कौमी असम्बली में जिस तरह का माहौल चल रहा था, एक दूसरे के खिलाफ जुमले कसे जा रहे थे, इनफैक्ट अल्फाज की बमबारी हम इसे कहेंगे जो हो रही थी, मुज़ाकरात का यही अंजाम अपैरेंटली नज़र आ रहा था। इसके बावजूद हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी तो होपफुल हैं। वो कहते हैं PTI के फैसले पर अफसोस हुआ है कि उन्होंने तो PTI को फैसले पर नज़रसानी का मशवरा भी दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात से निकलने का बहाना बनाया है। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब मुज़ाकरात चलो अगर ख़त्म हो गए तो एहतजाज तो जारी रहेगा। एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि टाइमिंग अगर देखी जाए, चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो भी सर पे है और तहरीक इंसाफ का माजी गवाह है कि वो एहतजाज के लिए ऐसे ही आलमी इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं ना उनकी तलाश में रहते हैं, तो लिहाजा यू कैन एब्सोल्युटली एक्सपेक्ट एनीथिंग। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है हुकूमती कमेटी के मेंबर हैं वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राबता, वज़ीर आज़म के मुशीर, मैनी टाइटल्स, राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, आप इस कमेटी के मेंबर भी हैं जिसको तहरीक इंसाफ ने बार बार बताया था कि कमीशन ना बने तो बात ख़त्म समझें। अब हुकूमत ने कमीशन तो नहीं बनाए हैं अभी तक, PTI ने शटर डाउन कर दिया है। कौन है अभी जो नाकामी हो रही है या नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात का ये सफ़र इख्तिताम हो गया है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आप ही की टीम पर फिर तो? देखें, ये जिम्मेदारी हमारे ज़ुम्मे तो नहीं डाली जा सकती। देखें, हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए और करना चाहते हैं, और मुज़ाकरात का एक तरीक़ाकार होता है। ये कोई पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा तो मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे थे, तो इसमें ऐसे ही होता है कि एक फ़रीक जो है वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देता है, दूसरा फ़रीक उसका जवाब देता है, और उसके बाद फिर जो है वो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, उनके ऊपर बात होती है। तो हमने जब उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पिछली तारीख को पेश किया तो हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि आप हमें 7 वर्किस दें, तो हम इसका जवाब जो है वो आपको देंगे। वो जवाब जो है वो हाँ की सूरत में भी हो सकता है, ना की सूरत में भी हो सकता है, और दोनों की सूरत में भी हो सकता है। कुछ चीज़ों के ऊपर हाँ हो सकती है, कुछ के ऊपर ना हो सकती है। तो फिर बैठ के जो है वो देखेंगे और कोई कंसेंसस पॉइंट जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये 7 वर्किंग डेज़ पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हमारा ये ख्याल था और ख्याल है कि 28 को दोबारा स्पीकर साहब मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो है वो दोनों मुज़ाकराती कमेटी जो है वो शिरकत करेंगे, और वहाँ पे हम अपना जो है वो जो भी जवाब है वो इनकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उनको तो कुछ ऐसे था या मालूम ऐसे हुआ है कि वो शायद ये उनसे गलती हो गई थी कि जो वो मुज़ाकरात उन्होंने शुरू कर दिए, वो हर तरह का बहाना तलाश करके उससे जो है वो निकलना चाहते थे। और आज अभी जो है वो दिन पूरे नहीं हुए, वो 28 को पूरे होने हैं, 7 वर्किंग डेज़, जिसका कि उन्होंने हमारे साथ बैठ के इत्तफाक किया था, और वो जनाब राह फ़रार इख्तियार कर गए हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर है, इसके ज़िम्मेदार हम बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, ये आपने अच्छा किया क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि वो जो 7 वर्किंग डेज़ हैं वो अभी पूरे नहीं हुए, विच मीन्स कि इसमें अभी 4 दिन रहते हैं। राना साहब, ये बताएं कि इरफान सिद्दीकी साहब को उम्मीद तो है कि तहरीक इंसाफ को मना लिया जाएगा, लेकिन इसके तो अब 2 ही रास्ते हैं, या तो कमीशन का ऐलान कर दें आप लोग, या फिर इमरान खान को बराह रास्त मना लें। और इमरान खान को मनाने के लिए तो शायद हुकूमत के किसी अहम नुमाइंदे को ही उनके पास जाना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात की खातिर ये लचक दिखाने को तैयार हैं आप लोग? देखें, हम इस तरह से जो है वो ना तो किसी को मनाने के लिए और
ना ही जो है वो किसी का हुक्म मानने के लिए। हम मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए तैयार हैं, क्योंकि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी का हुक्म या किसी की डायरेक्शन जो है उसके ऊपर अमल करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और आपने कहा कि इसके ऊपर उम्मीद का इजहार किया है सिद्दीकी साहब ने। मुझे यकीन है कि ये मामला सुलझना उस वक्त ही है जब पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में टेबल पे बैठेंगी। जब तक नहीं बैठेंगी उस वक्त ये मसला हल नहीं होगा। और इस मसले को उन्होंने 4 साल हुकूमत में रह के भी हल नहीं होने दिया। अब भी उनकी जो है वो यही कोशिश है। तो अगर वो इस कोशिश में लगे रहेंगे तो फिर वो ख़ुद इर्रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मसला जो है वो इस तरह से हल हो जाए। ना ये सड़क पे हल होगा, ना इस तरह से हल होगा। ये हल उसी वक्त होना है कि जब टेबल पे बैठा जाए और बात की जाए। तो हकीकत है कि मसाइल हों या जंगें हों, हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होते हैं। अब आप भी जानते हैं राना साहब के PTI के मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमती कमेटी के साथ तो चल नहीं रहे थे, एक और विंडो भी खुली थी उनके लिए। आपको लगता है कि अचानक क्यों खान साहब का इन मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान, क्या उन्हें कहीं और से रिलीफ की उम्मीद पैदा हो गई है, या उनका चूँकि डायरेक्ट चैनल जहाँ वो बात करना चाहते थे वो बहाल हो गया है, तो उन्होंने कहा इनसे क्यों बात करें अब जो नहीं है डायरेक्ट चैनल? इनको कोई विंडो नहीं मिली। हमने भी इस बात की जो है वो पूरी तस्दीक कर ली है। पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर मुज़ाकरात, गुफ्तगू, सेटलमेंट, मुआहदा, ये पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान ही होना है। हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान ही होना है। ये जिस तरफ देख रहे हैं उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर इनसे गुफ्तगू नहीं करनी। इस बात की उन्होंने वजाहत पहले भी कर दी थी। अब अगर इनको दोबारा जो है वो कोई गलतफहमी हुई है तो वो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। आने वाले दिनों में तो राना साहब बहुत कुछ और भी होने वाला है। अब मुज़ाकरात का अगर बाब दोबारा नहीं खुलता तो फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत अपने अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, और इसका बड़ा इम्कान मौजूद है कि चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे मौके पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ जाए, और उसके बाद वो सड़कों पर आके क्या करते हैं वो तो खैर पूरा मुल्क देख ही रहा है। तो हुकूमत इसकी इजाज़त देने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स वी नो दैट। फिर ताकत के इस्तेमाल के अलावा क्या ऑप्शन आप लोगों के पास रह जाएगा, क्योंकि डायलॉग तो वैसे ही ख़त्म हो गया, बातचीत तो होगी नहीं। नहीं, देखें फिर दमादम मस्त कलंदर वाली जो बात है, फिर मस्ती और कलंदर को फिर जो है वो तो फिर डंडा ही जो है वो सीधा कर सकता है। तो फिर अगर कोई मस्ती करेगा, कोई कलंदरी करेगा, तो फिर उसका जो है वो फिर अंजाम उसे मालूम होना चाहिए। वो फिर उसका इलाज तो ज़रूर होगा। हम कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि दोबारा कोई कैपिटल के ऊपर चढ़ाई करे या लोगों के मालो जान को जो है वो नुकसान पहुंचाए। जब इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में वजूद में आ चुकी है, पार्लियामेंट के वजूद को इन्होंने तस्लीम कर लिया है, या तो ना आते ना पार्लियामेंट में, और ये जो है वो बाहर सड़कों पे अपनी जदोजहद को जो है वो जारी रखते। अब पार्लियामेंट में भी बैठना है, पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन भी लड़ना है, स्पीकर का इलेक्शन भी लड़ना है, हिज़्ब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी जो है वो बनना है, तमाम मुराद भी जो है वो हासिल करनी है, और उसके बाद फिर कलंदरी भी करनी है। तो इस तरह की कलंदरी जो है ना वो कोई नहीं करने देगा, इस तरह की कोई मस्ती करने देगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अगर इन्होंने दोबारा जो है वो इस किस्म का मामला किया, हुकूमत भी करनी है, यानी ये या तो ये है ना कि भी आप सिस्टम से बाहर हो जाएं। अगर आपने सिस्टम को टकराना है तो फिर हुकूमत छोड़े ना KPK की, और उसके बाद मुझे वहाँ से फिर 500 बंदा भी ला के दिखा दें। अब वहाँ पे आपने हुकूमत भी करनी है, और हुकूमत में लोगों के काम नहीं करने, लोगों को रिलीफ नहीं देना, वहाँ पे कोई अमन अमान कायम नहीं करना, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी के खिलाफ काम नहीं करना। सिर्फ यही काम करना है कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठे करना है और लोगों को जो है वो इकट्ठे करके तो कैपिटल के ऊपर हमला करना है। इन चीज़ों की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, और उसके लिए कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। फिर अगर ये करेंगे तो उसके मुताबिक फिर उसका जो है वो तदारक किया जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर दमादम मस्त कलंदर होता है तो कलंदर और मस्ती का तो हल फिर सिर्फ डंडा है। जी हमने सुन लिया था एक बार, थैंक यू। और भी बड़ी बातें हैं। एक तरफ मुतनाज़े पीका एक्ट मंजूर हो गया है और दूसरी तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 की मंजूरी भी दे दी है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज हो रहा है और इजलास का मकसद दोनों ऐवानों से पास हो जाने से रह जाने वाले बिल मंजूर किए जाएंगे। और माजी को देखते हुए ऐसी गॉसिप एक बातें हो रही हैं बेसिकली कि हुकूमत कुछ अचानक नमूदार होने वाले बिल भी मंजूर करा सकती है। क्या लगता है आपको क्या होगा उसमें? और हैरत इस बात वैसे ये है कि हुकूमत की तमाम तर फुर्तियाँ ऐसे कवानीन बनाने के लिए हमें नज़र आती हैं जिन पे कोई ख़ास बातचीत भी नहीं हुई होती। हम कब से बात कर रहे हैं कि कुछ स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए, कुछ इजहार राय की आज़ादी हो, सहाफ़ती इक़्तिदार हों, शहरियों की आज़ादी को मुतासर करते हैं ऐसे कवानीन। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी IT को लिखे ख़त में कहा है कि पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकती है। सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी इस किस्म की कानून साजी की मुखालफत आपको पता ही हो रही है। PFUJ हो, PBA हो, CPNE हो, सभी ने मुश्तरका तौर पर इसको मुस्तरद किया है। यहाँ तक कि APNS हो, सभी ने। हुक्मरान जमात की इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी भी एतमाद में ना लेने का शिकवा कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। देखिए उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देते हैं। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जो भी पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, ऑपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज के सियासत पे नहीं, वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं, लोगों को बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन द फैक्ट कि हुकूमत ने किसी को खातिर में नहीं लिया, किसी से कंसल्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें हों या सिविल सोसाइटी, किसी को कानून साजी पर एतराज़ नहीं है। जाली खबरों और ऑब्वियस इदारों के खिलाफ, मनफी प्रोपेगेंडा के भी सब खिलाफ हैं, लेकिन असल मसला यह है कि हुकूमत किसी को मशवरे के काबिल नहीं समझती और दैट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। अच्छा, कल हमारे पास राना एहसान थे सुबह में और रात में अता तारड़ साहब, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे। दोनों इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि मशवरा होना चाहिए, अभी भी कोई सजेशंस हैं तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। जब सभी जानते हैं और मान रहे हैं इस बात को कि हाँ जी मशवरा होना चाहिए था, मशवरा होना चाहिए, सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, तो फिर आई वंडर कि क्या है मामला, मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं क्यों हो है? पा रहा। और इस इशू पे एक्चुअली हमेशा ही जल्दबाजी रही है। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। चीमा साहब, बहुत से मामलात पे बात हो रही है ये पीका एक्ट को लेके, फिर ये भी बात की जा रही है कि किसी तनकीद की परवाह किए बगैर हुकूमत ने ये कानून पास भी करवा लिया। इसी तरह डिजिटल पाकिस्तान एक्ट की तरफ भी पेशकदमी जारी है। अपोजिशन को भी इस पर एतराज़ है कि डेटा प्रोटेक्शन कवानीन के बगैर ये काम होना नहीं चाहिए था। आपकी क्या राय है, क्यों हो रहा है ये इतनी जल्दबाजी में? नए कानून की ज़रूरत थी और इसलिए भी ज़रूरत थी कि जो पहले पीका का कानून आया वो 2016 में आया था और तब से लेके अब तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और उस तरह से कानून को इम्प्रूव नहीं किया गया। लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत ने किया है, जिस तरह कोई किसी से सलाह मशवरा किए बगैर, लोगों को इत्मीनान में लिए बगैर, ये इंतहाई गैर जमहूरी रवैया है। मैं तो आपको आइडिया है कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से मेरी बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है और लोगों के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं और जेन्युइन तजावीज़ भी दे सकते हैं, तो उनको शामिल करना चाहिए था। इन्होंने जिस अंदाज में उसको पास कराया है, जैसे को पता नहीं कौन सी चोरी कर रहे हैं, और फिर जो लॉ भी इन्होंने बनाया है उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं।
इससे कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई अच्छा पर्पस सर्व करेगा। खैर फेक न्यूज़ हमारा मसला, गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है। इनको अब फेक न्यूज़ उधर मसला होता है कि जिधर इनको किसी तरह सियासी तौर पे नुकसान हो रहा हो, इससे ज़्यादा फेक न्यूज़ को ये अहमियत नहीं देते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं। जहाँ तक डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से बात है तो मेरे ख्याल ये बात दुरुस्त है। जितनी ज़्यादा हुकूमत को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि उस पर काम किया जाए, उतना ही ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स भी अपनी जगह पर जेन्युइन होते हैं कि मेरा कौन सा डाटा प्रोटेक्टेड है और कौन सा नहीं है। तो जिस तरह मैंने पीका लॉ की बात की, मेरा ख्याल है कि इसको भी उस अंदाज में अगर करेंगे तो ये भी एक मुतनाज़ा कानून बन जाएगा। लोगों को इस अमल में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए उमर। अब ये बताएं कि ऑब्वियसली डिजिटल ज़माना है, इसमें डिजिटल आज़ादियों की तरह फ़राइज़ और रेगुलेशन की ज़रूरत भी एक हकीकत है। एवरीबडी एक्नॉलेजेस दैट। तो क्या डेटा जमा किए बगैर ये काम हो सकता है? हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता है? अच्छा, एक बात तो यह है कि हमें पता ही नहीं कि वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। पहले तो एक आइडिया हो, कोई अपनी इंटेंशन क्लियर करें। अब ये भी देखें ना, जो पीका लॉ है वो कल इन्होंने परसों असम्बली में पेश किया और कल इसको पास भी करा लिया। हालांकि वो आगे आमतौर पे जिधर इनके कोई ऐसे कोई ज़ाती तौर पे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो तो आमतौर पे मामला आगे स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। वो इस पर काफ़ी काम करते हैं, लोगों को उनसे मशवरा भी करते हैं। अब ये है कि जो डिजिटल प्रोटेक्शन के हवाले से है, पहले तो ये वाज़े करें कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। और बाज़ का ये होता है कि जब मालूमात भी आप शेयर नहीं करते तो गैर ज़रूरी तौर पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, हदशात वो भी बढ़ते जाते हैं, और वो एक सबब भी होता है कि जिसकी वजह से फ़ेक न्यूज़ फैलती है। जो हुकूमत के मुखालिफ होते हैं वो भी उसको अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह जो उनका एक सियासी मकसद पूरा हो सके। तो अभी तो कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह वही बात मुझे बार बार मेरे जहन में अब पीका का जो लॉ है ये भी अटका हुआ है, जो फेक न्यूज़ के हवाले से नया लेकर आए हैं। उस हवाले से भी जो अथॉरिटी भी इन्होंने बनाई है उसमें फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन ही नहीं है। तो अब अगर इसी तरह का कोई लॉ, कोई अधूरा किस्म का ये डिजिटल प्रोटेक्शन के हवाले से, डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से ले आएंगे तो फिर भी उस पर यही इतराज़ होने हैं ना। तो लिहाजा जो मसाइल चल रहे हैं उसमें हुकूमत खुद अक्सर औक़ात बल्कि वो ख़ुद मसला भी बन जाती है वो, और उससे मज़ीद मसाइल जन्म भी लेते हैं और उससे इनके जो मुखालफीन हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। पाकिस्तान में तो ये सब चल ही रहा है, लेकिन आलमी सतह पर देखें तो ट्रंप के आने के बाद एक तासुर ये बन रहा है कि फ़ेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन को खुली छूट मिलने वाली है। एक तबाहकुन डिजिटल दौर शुरू हुआ चाहता है। एटलीस्ट उनकी बातों से ये नहीं लगता ये कोई बहुत सीरियस इशू है। फैक्ट चेक वगैरह के जो ऑप्शंस हैं वो भी अब दुनिया के मशहूर प्लेटफॉर्म से हटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ये खदशा हमें भी है, आपको भी है? देखिए, ट्रंप का फिनोमेना ये पूरी दुनिया में, बल्कि फ़ेक न्यूज़ का अगर आप देखें तो ये इसका जिक्र इतना नहीं होता था। ये 2016 में जब ट्रंप आया था तो उस टाइम ये शुरू हुआ था, और उसके बाद पूरी दुनिया में जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना ली। कई जगह पे तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिनका काम ही सिर्फ फैक्ट चेकिंग था। तो वो खदशात अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, और फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा, मज़ीद आएगा, जो उन्होंने एक फ्री स्पीच के नाम पर फैलाएंगे कि जी लोगों को राइट है जो वो समझते हैं वो बातें करें। हालांकि फ्री स्पीच जो है वो एक राय आपकी अपनी हो सकती है, हकायक आपके अपने नहीं हो सकते। हम तो हकायक की बात करते हैं। राय जो भी रखता है, जो जी चाहे रखता है, यानी कि वो रखे, अपनी राय ज़रूर रखे, फैक्ट्स अपने ना रखे। उससे वो तो बड़ी डेंजरस चीज़ हो जाती है ना, कि फिर तो लोग जो चीज़ें हमें मुतहद रखती हैं वो फैक्ट्स होते हैं, कुछ हकायक होते हैं कि जो हमारे दरमियान जो फैसले इख्तलाफात हैं उनको भी दूर करते हैं। तो अगर हकायक ही सारे अपने अपने लिए फिरे होंगे तो फिर तो नुकसान होगा। तो ट्रंप की आने की वजह से ये चीज़ और बढ़ेगी। जैसे फेसबुक है, उन्होंने भी अपना फटा चुक दिया है इस तरह से कि जो फैक्ट चेकिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया है। जो ट्विटर है उसने पहले ख़त्म कर दिया है। अभी ये यूट्यूब पर भी प्रेशर है, यानी कि यूट्यूब भी ख़त्म करेगी। तो ये चैलेंज तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इस चैलेंज से निपटने के लिए अगर फेसबुक या ट्विटर वगैरह तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप इधर अपने लोगों के साथ तो नेगोशिएट कर सकते हैं ना। ये हुकूमत को चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये
ओवरऑल स्टेट की पावर को कम कर रही है। अब स्टेट ये पावर वापस लेना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सरेंडर कर रही है। लेकिन उसके लिए बेहतर इनके पार्ट पर ये होना चाहिए कि ये लोगों के साथ नेगोशिएट करें, उनको हर टाइम कोर्स ना किया करें, हर टाइम उनको दबाने की कोशिश ना किया करें, उनसे कोऑपरेट भी किया करें, उनको किसी तरह यानी कि नेगोशिएट करें, ओवरऑल उनके राइट्स को भी एक्नॉलेज करें और कोई ऐसा कि जैसे आप भी सप्रेसिव ना हो और जो लोग हैं वो भी आपसे कोऑपरेट करें। तो मेरे ख्याल इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमें जो अपना एक शहरियों का और रियासत का एक आपस में ताल्लुक़ है ये मज़ीद बढ़ाने और मजबूत करने की ज़रूरत। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट एक्चुअली। बहुत शुक्रिया उमर चीमा फॉर बीइंग विद अस। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है कि एक्चुअली फैक्ट चेक के जो भी निज़ाम है और ऑर्गेनाइजेशन हैं, इदारे हैं, वट एवर इट इज़, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। एटलीस्ट फ्राम द US तो हम यही देख रहे हैं। फिर ज़ाहिर पूरी दुनिया में इसी तरह चलती हैं या People have to be more careful। अकेडमी अवार्ड्स 2025 ऑस्कर्स के लिए नामजदगियों की मुकम्मल लिस्ट जारी हो गई है। ये नामजदगियाँ पिछले हफ्ते की जानी थी, लेकिन लॉस एंजलिस में आपको पता है आग की वजह से 2 मरतबा इसमें डिले हुआ है। नामजदगियों के तहत जो बेस्ट पिक्चर के लिए बहुत सी फिल्में वैसे तो नामजद हैं। एमिलिया पेरेज फॉर व्हिच इज़ अ स्पेनिश फिल्म बट इट्स अ फ्रेंच फिल्म, लेकिन स्पेनिश में बनी हुई है। अच्छा ठीक है। द ब्रूटलिस्ट और विकेड कई कैटेगरीज में बाय द वे नामजद हैं, आपको ये बता दें। गोल्डन ग्लोब का बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड भी मिल चुका है इन द ड्रामा कैटेगरी, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई एम श्योर। अच्छा, काफ़ी लिस्ट में वैसे मैं देख रही थी कि मैंने देखी हैं और काफ़ी नहीं भी देखी हुई, तो आपको ज़रा पूरी एक तफसील बता देते हैं कि एमिलिया पेरेज को 13 नामजदगियाँ जो हैं नॉमिनेशंस हासिल हुई हैं और अदाकारा डेमी मूर याद होगी बहुत से लोगों को, उनकी बड़ा एक कमबैक हुआ है और वो ऑस्कर्स के लिए पहली बार नामजद हुई हैं, विच इज़ शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर। तो अच्छा ही लगता है कि फाइनली वो नॉमिनेट हुई हैं। आपको बता दें बेस्ट पिक्चर के लिए कौन कौन सी मूवीज़ हैं और आप देख भी लेना। तो अनोरा, द ब्रूटलिस्ट, अ कंप्लीट अननोन, कॉन्क्लेव, डून पार्ट 2, वैसे डून पार्ट 1 इंटरेस्टिंग थी, मैंने 2 नहीं देखी। एमिलिया पेरेज ऑफ कोर्स, आई एम स्टिल हियर, निकल बॉयज, द सब्सटेंस एंड विकेड। विकेड बाय द वे इज अ फैंटेसी फिल्म, ये एनिमेटेड सी कुछ है, हाँ, सो इंटरेस्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल के लिए बहुत सारे लोग हैं। एड्रियन ब्रोडी हैं, द ब्रूटलिस्ट में टिमोथी शामलेट हैं, और कौन कौन है? कॉलमैन डोमिंगो फॉर सिंग सिंग और रैल्फ फाइन्स फॉर कॉन्क्लेव, सेबेस्टियन स्टैन फॉर द अप्रेंटिस। ये तो बेस्ट एक्टर्स के लिए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए सिंथिया अरीवो, विकेड, कार्ला सोफिया गैस्कॉन, एमिलिया पेरेज, मिकी मेडिसन, अनोरा, डेमी मूर, द सब्सटेंस, एंड फर्नांडा टोरेस, आई एम स्टिल हेयर। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये देखी हुई है कि नहीं देखी हुई। अक्सर ये वैसे होना स्टार्ट हो गया कि मूवी देख लेते हैं, बड़ी पसंद आती है, नाम नहीं याद रहता। एटलीस्ट इट हैपेंस टू मी। और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं देखी हुई, इनमें से ज़्यादातर नहीं देखी हुई। लेकिन अब पता है क्या, आसान हो जाता है। अब ये जो लिस्ट आ जाती है ना, उसके बाद आप ये फैसला कर लेते हैं चलो ये 4-5 तो देख ही लो जब भी मौका तो मिले। देखिए इन्होंने चुन के बेस्ट दिखा दी ना कि ये वाली है, इतनी बेस्ट है कि इनमें से अवार्ड किसी को मिल जाएगा। तो इफ यू हैवंट वॉच्ड एनी, 2-3 को तो देख ही लें। लेकिन people do love watching, I love watching movies, except of course I don't remember any of the names। अच्छा, हमने बता दिया बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का भी बता दें या ना बताएं, या फिर आप खुद ही देख लेना? बता दें, चलें बता दें। तो यूरा बोरिसोव, अनोरा, देखिए सेम मूवीज आ रही हैं। कैरन कल्किन, अ रियल पेन, एडवर्ड नॉर्टन फॉर अ कंप्लीट अननोन, और गाय पियर्स फॉर द ब्रूटलिस्ट, एंड जेरेमी स्ट्रॉन्ग, द अप्रेंटिस। और साथ ही जल्दी से आप बता ही रहे हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का भी बता दें। मोनिका बारबारो हैं द कंप्लीट अननोन के लिए, आरियाना ग्रांडे हैं विकेट के लिए, और फेलिसिटी जोन्स हैं ब्रूटलिस्ट के लिए, इजाबेला रोसेलिनी कॉन्क्लेव, एंड जोई साल्डाना, एमिलिया पेरेज। अच्छा, ये भी आपको बता दें, इतनी हमने गप्पे मार ली, लेकिन इस साल लग रहा है, वैसे तो होती है सेरेमनी ऑब्वियसली रोज होती है, और इस साल भी तैयारी तो है 2 मार्च की, बट बिकॉज ऑफ द फायर्स इन LA कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये एक्चुअली होगी कि नहीं होगी। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे हो जाए, सो यू नेवर नो। अभी आगे बढ़ेंगे और वी अबाउट क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड की तैयारी अब आखिरी मराहिल में है। मिडल ऑर्डर की मजबूती पर काम हो रहा है। 3 मुल्की यानी कि सहफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सऊद शकील, ऑलराउंडर खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड में शमूलियत की दौड़ में है, और खुशदिल शाह
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भरपूर ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की मजबूती अपनी जगह है, अहम है, लेकिन ओपनिंग जोड़ी के बारे में अभी तक कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। कितना वैसे फनी साउंड किया ओपनिंग जोड़ी। पहले तो मतलब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कोई और जोड़ी नहीं है जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब कर लें, अब तो कम ही टाइम रह गया, सो दे शुड यू नो डिसाइड। फखर जमान के साथ बाबर आजम को आजमाने की बातें डेफिनेटली हो रही हैं, लेकिन हतमी फैसला सामने नहीं आया। और दूसरा बड़ा टास्क वो क्या है? बाएतमाद और इंटरनेशनल लेवल के स्पिनर्स की तलाश है। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होगा। अबरार अहमद तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मगर सुफियान मकीम की शमूलियत अभी तक वाज़ेह नहीं है। सुफियान के पास ज़्यादा तजर्बा नहीं है, जबकि पाकिस्तान को टीम को इतने बड़े इवेंट के लिए अबरार अहमद के साथ एक तजर्बाकार स्पिनर की शदीद ज़रूरत है। इसी पे बात करते हैं। या हमारे साथ है या हुसैनी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। या क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। या ये ओपनिंग जोड़ी की बहुत बातें हो रही हैं ऑलमोस्ट रोज ही। जब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, ठीक है फाइन, हम स्पेक्युलेट ही कर रहे हैं कि किसके नाम आ सकते हैं, किनके निकल सकते हैं, बट ये जो ओपनिंग मतलब एक जो होते हैं पेयर जो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रियली सेट्स द प्रेसिडेंट। तो अभी तक हम वहां क्यों नहीं पहुंचे कि कौन होगा? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम हुमा और अब्दुल्ला आपको। और ये जो आपने ओपनिंग जोड़ी की बात की है, ओपनिंग जोड़ी का ही मसला इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और गुज़िश्ता 3 रोज से सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमने जो आखिरी 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 3 मुख्तलिफ ओपनिंग जोड़ियों के साथ खेले हैं। हमने सेंचुरियन में शान के साथ साइम को ओपनर भेजा, फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड केप टाउन का दूसरा टेस्ट मैच था, वहां शान के साथ बाबर इनिंग का आगाज करने के लिए आए। अब जो मुल्तान का पहला टेस्ट मैच था, वहां शान के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए अबू हुरैरा आए हैं। और अब जो दूसरा टेस्ट मैच एक दिन के बाद शुरू हो रहा है मुल्तान में, वहां एक और नई ओपनिंग जोड़ी मंजर आम पर आने के लिए तैयार है। और इस बार इमामुल हक के नाम कुरए फाल निकलने की बात हो रही है और इसका बहुत करीबी ताल्लुक है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की टूर्नामेंट में ओपनर को टीम में शामिल करने के हवाले से। हुआ कुछ इस तरह है कि अभी आप लोग बात कर रहे थे सुफियान मुकीम की, तो सुफियान मुकीम को तो चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट मिल गया है। 3 स्पिनर हैं आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, 4 फास्ट बॉलर हैं और वाहिद विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे और 7 बैट्समैन हैं। अब ये जो 7 बैट्समैन हैं, इनमें से 5 कंफर्म है। उनमें बाबर आजम हो गए, फखर जमान हो गए, तैयब ताहिर हो गए, कामरान गुलाम हो गए और सलमान अली आगा। अब ये 2 बैट्समैन कौन होंगे इसमें? हुआ कुछ इस तरह है कि इमामुल हक को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। उनको जब आप टेस्ट स्क्वाड में लेकर आए थे तो इम्कान यही था कि आप उनके साथ जाएंगे, लेकिन आपने अबू हुरैरा के साथ जाने का फैसला किया। अब सूरत हाल ये हो गई है कि कुछ टीम में लोग और सिलेक्शन कमेटी में इमामुल हक की तरफ चले गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि खुशदिल शाह को टीम में लाया जाए। खुशदिल शाह को टीम में लाने की बात इसलिए हो रही है कि खुशदिल शाह ये नहीं है कि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2 50 कर दिए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो आपके 7 बैट्समैन है उसमें वाहिद बैट्समैन जो है फखर जमान वो लेफ्टी हैं, बाकी सारे बैट्समैन जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो इसीलिए खुशदिल शाह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अभी तक कन्विंस हो नहीं पाई है। टीम में एक बाअसर शख्सियत है जो चाहती है कि खुशदिल शाह टीम में शामिल हो। आखिरी बार बाय द वे 2022 में खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेले थे। अब इमामुल हक को जो लाने की बात हो रही है, अच्छा या शान मसूद का भी बीच में नाम आता रहा, फिर साथ ही साथ हमने जो प्रोमो रिलीज हुआ, टीजर कह लीजिए या प्रोमो कह लीजिए, उसमें हमें तो शादाब की झलक भी नजर आई। तो वो किस कैपेसिटी में हमें नजर आ रहे थे? वहां चूंकि नजर आ रहे हैं चाहे चंद सेकंड के लिए ही, हमें लगा कि इनका भी कभी इम्कान है कि ये शामिल होंगे। वहां क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, शान मसूद की जो फॉर्म है उसको यूटिलाइज करने की बात हो रही है। टीम में कुछ हल्के हैं जो चाहते हैं कि शान मसूद को कैरी किया जाए। उन्होंने 145 की इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड में, फिर फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने मुश्किल हालात में जो है वो हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं जी, शान मसूद की जगह जो है मुनासिब रहेगा कि बाबर आजम फखर के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए चले जाए। बाबर आजम कंफर्टेबल नहीं है इनिंग का आगाज करने के लिए। फिर ये बात भी हो रही है कि भाई अब्दुल्ला शफीक 3 एक रोजा मैचों में आ रहे थे और जा रहे थे, तो बाबर आजम ऑलमोस्ट ओपनर ही खेल रहे थे। लेकिन मुश्किल फैसला होगा बाबर आजम को, लेकिन उसके बावजूद आपको एक ओपनर को रखना पड़ेगा टीम के अंदर। फखर के साथ कौन होगा? मतलब बाबर का नाम तो आ रहा था, अब आप बता रहे हैं कि ही इज नॉट कंफर्टेबल हिमसेल्फ।
नहीं, अब एक ओपनर आपको रखना होगा, चाहे आप बाबर से इनिंग का आगाज कराएं। वो ओपनर कौन होगा? या तो इमामुल हक होंगे या फिर शान मसूद होंगे। इमामुल हक को टीम में लेकर आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हमारी जो टेस्ट टीम है उसमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, उनका नाम है खुर्रम शहजाद, और उन्होंने सिर्फ 6 गेंदें की टेस्ट मैच में। अब बैटिंग को लंबी करने के लिए इमामुल हक को टीम में शामिल करने की बात हो रही है कि इमामुल हक को टीम में शामिल कर लेते हैं, और जो वाहिद फास्ट बॉलर है उसको भी टीम से निकाल देते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो आईसीसी ने अभी हाल ही में प्रोमो रिलीज किया है, उस प्रोमो में शाहीन शाह अफरीदी के साथ शादाब खान है। जब मैंने ये स्टोरी दी थी कि शादाब खान पाकिस्तान के 3 स्पिनर में एक होंगे, तो लोग बड़े हैरान थे कि यार शादाब खान तो खेल ही नहीं रहे। चैंपियंस T20 टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदें की हैं। तो शादाब खान को टीम में जो शामिल करने की इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो टीम में वापस आए, कुछ दोस्ती की भी बात है, कुछ कुर्बत की भी बात है, और दूसरी तरफ शादाब खान को एज ए बॉलर टीम में कंसीडर नहीं किया जा रहा। उनकी जो फील्डिंग की एबिलिटी है और जो उनकी बैटिंग की अहलियत है, उस बुनियाद पर के शादाब खान को टीम में रख लेते हैं, चौथे पांचवे पे खिला देंगे, ये तो वो तो सलमान भी पूरी कर रहे हैं वो चीजें। नहीं, सलमान पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप ऑलराउंडर के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सुफियान मुकीम जो है वो बैटिंग नहीं करते, अबरार जो आपके पास है वो बैटिंग नहीं करते, तो एक ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो बैटिंग भी कर ले, भले से वो 10 ओवर ना डाले। तो अब सिचुएशन ये है कि सारा जो मसला है वो ये है कि ओपनर कौन होगा। एक ओपनर तो आपको फखर के साथ रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टोरी में बात की अब्बास आफरीदी की। बिल्कुल अब्बास आफरीदी का नाम था, लेकिन टीम के कुछ मुख्तदर हल्के वो ये चाहते हैं कि भाई आप एक्सपेरिमेंट ना करें। हर टूर्नामेंट में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर बात जो होती है वो तनकीद तक आ जाती है। तो उनका कहना यह है कि भाई एक्सपेरिमेंट का टाइम जो है वो निकल चुका है। मतलब एक्सपेरिमेंट के बड़े मौके आए बीच में, करते रहे, तो नाउ द डिसीजंस शुड हैव बीन मेड, वरना तो इस तरह इतने नाम है जो कि हम रोज ही बात कर रहे होते हैं इस पे। या दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब किसको आप ओपनिंग पेयर किसको देखते हैं? आपका अपना ये बड़ी कोई अजीबोगरीब बात है और इसके बारे में हम जरा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि याद है ना हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि कराची में गुज़िश्ता हफ्ते गार्डन के इलाके से लापता होने वाले 2 बच्चों के केस ने अब एक नया रुख इख्तियार किया है। और कहा यह जा रहा है जी, पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार जिस जोड़े को अगवाकार समझा जा रहा था वो मफरूजे थे, और मोटरसाइकिल पर सवार ये जोड़ा जो था दरअसल अपने बच्चों को क्लिनिक ले जा रहा था और उन्हें उनके साथ वापस आते हुए देखा गया है। और पुलिस ने तहकीकात का रुख अब एक बार फिर जो है वो मोड़ते हुए इलाके के गटर चेक करना शुरू कर दिए। समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये 6 दिन से तो हम फुटेज दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये अब इन लोगों को आइडेंटिफाई हुआ है कोई जोड़ा है या कोई और जोड़ा है जो अपने बच्चों को, ये मतलब जो वालिदैन हैं उन्हें नहीं नजर आ रहा था कि नहीं, और 6 दिन पहले नहीं, और 6 दिन है। ये क्या है मामला? अच्छा बताते हैं क्या है। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, मतलब कितने दिनों से तो हम ये फुटेज दिखा रहे हैं, जाहिर है ये इनके घर वाले भी देख रहे होंगे, उन्होंने भी देखी होगी। इन 2 लोगों को ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है कि जी लियारी तक पहुंचे, चील चौथ तक ट्रेस हो गए। ये क्या बात हुई? तो बेसिकली अब ये भी पता चल गया है वो मोटरसाइकिल वाले 2 लोग मिल गए होंगे तो उन्होंने बताया होगा ना ये तो हमारे ही बच्चे हैं। नहीं, ये कोई और बच्चे हैं या ये इन्हीं के वालिदैन हैं? जी अब्दुल्ला, इस सिलसिले में हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई तो ये बताते हैं कि इस फुटेज पर जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो बच्चे लापता हैं, उनको पहले दिन से शक था क्योंकि वो उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। फिर पुलिस ने और दीगर CCTV फुटेजेस हासिल की तो उनमें फिर ये डॉट्स कनेक्ट हुए कि जिसके मुताबिक ये बच्चे उन्हीं वालिदैन के जो मोटरसाइकिल सवार वहाँ से गुजर रहे हैं। उनकी कुछ और फुटेजेस भी मिली थी, किसी क्लिनिक में वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जबकि बच्चे उन्हीं के साथ थे उस वक्त भी, और बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे थे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल रेक्टिफाई हो गई है कि वो उस फुटेज पे पहले से हमने भी रिपोर्ट किया था कि वालिदैन को सिर्फ शक है, वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहे, उसकी बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि बच्चे उन्हीं के हैं। पुलिस ने भी जब उसको क्रॉस चेक किया तो वो बात साबित हो गई कि ये जो CCTV फुटेज इसमें मोटरसाइकिल पर 2 बच्चे एक मर्द और औरत के साथ बैठे हुए हैं, वो वाले बच्चे नहीं है जो लापता हुए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं 5 और 6 साल इनकी उम्र है, अली आलियान और अली रज़ा इनका नाम है। 14 तारीख को ये लापता हुए थे। पुलिस ने अगवा की दिफा के तहत इनका मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद फिर तहक़ीक़ात की गई। तहक़ीक़ात के दौरान तक पुलिस ने काम तो बहुत किया, जो लियारी नदी थी उसको डाइवर्स के थ्रू चेक भी किया, जबकि आसपास जो झाड़ियाँ हैं उन्हें भी चेक किया। कुछ जो बोसीदा मकानात हैं जिनमें अब कोई रिहाइश नहीं है उनके टैंक्स भी चेक किए, वो मकानात भी सर्च किए, लेकिन अभी तक पुलिस क्लूलेस है, किसी भी किस्म का उनको कोई ऐसा ठोस लीड नहीं मिल सकी जिसके मुताबिक वो कोई लाइन सेट कर सकें। इसके अलावा अब तक कोई 20 से 25 मशकूक अफराद
अफराद को भी हिरासत में लेकर उनसे भी तफ्तीश की गई बच्चों के बारे में, जो इलाके के मशकूक अफराद होते हैं। उसके अलावा ना सिर्फ गार्डन बल्कि आसपास के जो मुतसिल दीगर इलाके हैं, लियारी के भी इलाके हैं, वहाँ से भी कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया, उनसे तफ्तीश की गई। लेकिन बच्चों के बारे में पुलिस को अब तक कोई ठोस इत्तला नहीं मिल सकी है। इस सिलसिले में पुलिस ने जो है वो शहरियों से, आम शहरियों से मदद की अपील भी की, लेकिन अभी तक जो उनको कोई ऐसा कोई फ्रूटफुल जो है वो चीज़ नहीं मिल सकी है। जबकि वालिदैन है, उनसे भी पुलिस मुस्तकिल राब्ते में, हमारा भी उनसे राब्ता है, अभी तक उन्हें किसी भी किस्म का कोई रैंसम कॉल भी नहीं आई है। और वालिदैन ने बच्चों को कब देखा था, कहाँ भेजा था? मतलब ट्यूशन गए थे, मदरसे गए थे, बाजार गए थे, क्या घर से गायब हो गए, क्या हुआ ये तो पता लगे ना, क्योंकि इतने दिन तो यही मामला था, मोटरसाइकिल सवार ले गए, मोटरसाइकिल सवार ले गए, दिन गुजार दिए। हाँ, मतलब अटेंशन तो डाइवर्टेड थी। वालिदैन क्या कहते हैं, आखिरी दफा कहाँ से बच्चे गायब हो गए? घर से कोई उठा के ले गया या बाहर गए खेल रहे थे, क्या हुआ? देखिए 14 जनवरी को ये वाक़या हुआ था। दोपहर में तकरीबन 12:30-1 बजे के दरमियान का टाइम वालिदैन बताते हैं कि स्कूल से आने के बाद ये बच्चे एक ही गली के रिहायशी हैं और बमुश्किल उनके दोनों घरों में जो है वो बिल्कुल 1 से 2 घरों का ही फासला है। एक ही गली के, एक ही मोहल्ले के रिहायशी ये बच्चे हैं। स्कूल से आने के बाद जिस तरह अमूमन बच्चे बाहर निकलते हैं, उसी तरह से खेलने के लिए पहले एक बच्चा बाहर निकला, थोड़ी देर बाद फिर दूसरा बच्चा भी उसको बुलाने चला गया, तो ये सब बच्चे बाहर ही खेल रहे थे गली में। उसके बाद वो अचानक लापता हुए। जब थोड़ी देर तक बच्चों वापस नहीं घर में आए और उनको मदरसे जाने का जब टाइम हुआ तो वालिदैन ने बाहर निकल के जब उन्हें देखा तो बच्चे नहीं मिल सके। उसके बाद तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे तो फिर मोहल्ले वालों के साथ ही आसपास की गलियों में और आसपास एरिया सर्च किया, मालूमात करी, मसाजिद में भी ऐलानात कराए गए, लेकिन बच्चों के बारे में जब कुछ नहीं पता चल सका तो फिर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने फिर इसका मुकदमा दर्ज किया। हमारी बात हुई SSP सिटी आरिफ अजीज़ से, तो ये बताते हैं कि इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाके हमने सर्च किए हैं, जबकि कई अफराद को हिरासत में भी लिया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसी ठोस इतला, कोई ऐसी लीड नहीं मिल सकी, कोई ऐसी फ्रूटफुल चीज़ ऑब्वियसली नहीं है। राहील, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब क्लियरली उन कोई लीड नहीं है। 6 दिन बाद तो ये पता चल रहा है कि वो जो 2 मोटरसाइकिल थे उनके ही बच्चे थे। मतलब अब तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है। ये बहन भाई भी नहीं है, ये मोहल्लेदार बच्चे हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत सी बातें हैं वैसे तो करने को, लेकिन अब्दुल्ला को इतनी कोई भूख लगी हुई है कि ही सेड नहीं पहले हम यही बात करेंगे। अब मेरी बात सुने, आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को बहुत सारे लोग दोपहर में अचानक से ना भी प्लान हो तो बिरयानी का दिल चाहने लगता है। कराची का वो नेशनल डे है, बिरयानी डे ना, बिरयानी डे इन कराची की। लेकिन आज हम ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। बिरयानी तो मशहूर है ही, 4 सद्दा का मोटा चावल भी किसी से कम नहीं है। मोटा चावल मतलब फैट राइस, हाँ, मोटा चावल इज नॉट अ इज अ क्या उसे कहते हैं काइंड ऑफ राइस, जो कि चावल की टोटा चावल, इट्स द नेम ऑफ अ डिश। या तो एक बार जी लोग कहते हैं कि जी अभी खा लें एक दफा तो आपको चस्का ही लग जाता है कि बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इसमें है क्या क्या है अब्दुल्ला? गोश्त है इसके अंदर, साबित मूंग दाल है और मुख्तलिफ मसाले हैं, वो तो ऑब्वियसली सीक्रेट होगा, किसी ने बताना नहीं है। और क्या है साथ उसके अंदर? मोटा चावल। एक्चुअली ये टोटा चावल है, इसमें मोटा चावल नहीं डलता, इसमें टोटा चावल डलता है, लेकिन इस पूरी डिश को नाम दे दिया है मोटा चावल। कंफ्यूजन हुई है ना? मजा आ रहा है? चले अब हम आपको बताते हैं कि तफसील कौन दे रहा है इसकी। सब्ज़ अली खान तरीन। चारसदा की कदीम रिवायती पकवान मोटा चावल अपनी खास जायका और लज्जत की वजह से पाकिस्तान समेत बैरूनी मुल्क भी बहुत पसंद किया जाता है। मुकामी माहिर बावर्ची अपनी कमाली महारत से ऐसा मोटा चावल तैयार करते हैं कि खाने वाली उंगलियां चाटने लगते हैं। देग में 16 किलो चावल के मिकदार के बराबर बड़ा गोश्त और मुख्तलिफ किस्म के मसालेजात डालकर मोटा चावल तैयार किया जाता है। चावल, गोश्त और मसालेजात को मिक्स करने के लिए देग में खूब चमचा चलाया जाता है। जो मसाले मिलते हैं वो धनिया होता है, दलीदा मिर्च के होता है, मिर्च, और इसमें मैं होता है, पंजाब से आते हैं, और इसमें जो गोश्त डालते हैं 16 किलो गोश्त डालते हैं, और इसमें चावल डालते हैं 16 किलो, और इसमें जो घी होता है 7-8 किलो घी होता है। सर्दी के मौसम में मोटे चावल की मांग में मजीद इजाफा होता है। मोटा चावल जो पहले सिर्फ शादी ब्याह के मौका पर तैयार करके मेहमानों को पेश किया जाता था, अब कारोबारी मकासद के लिए भी बड़े पैमाने पर ये चावल तैयार करके जिला के तमाम छोटे बड़े बाजारों में फरोख्त किया जाता है, जिसे मुकामी लोगों के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग आकर बहुत शौक से खाते हैं। वो तो बहुत ज्यादा लोग भी कहते हैं कि मेरे लिए पार्सल बनाओ, मुझे दुबई भेजना है, उधर पठान है वो कहते हैं। ज़्यादातर लोग दुबई भेजते हैं, सऊदी भी भेजते हैं, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं।
मैं रावलपिंडी से आया हूँ, अभी सेकंड टू थर्ड टाइम है कि इधर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। चावल का टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली यहाँ की सौगात है, मशहूर है, तो इस वजह से आना जाना लगा रहता है। काफ़ी मरतबा इधर से टेस्ट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। कीमत में कम और लज्जत में भी मिसाल होने की वजह से मोटा चावल घराए मेहमानों को भी पेश किया जाता है। अक्सर घराए मेहमान खुद मोटे चावल की फरमाइश करते हैं। मुनफरिद लज्जत और जायका की वजह से मोटा चावल की मांग में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि मोटा चावल हर दस्तरखान की जीनत बन रहा है। कैमरामैन अफसर अली के साथ सफदर खान तरीन, जियो न्यूज़ 4 सद्दा। चलिए ज़बरदस्त जी। और मुझे लगा दिस वाज अ लॉट लाइक हलीम। हाँ, दलीम, हलीम। व्हाट? एक तो किसी ने उसको नाम मोटा चावल रख दिया, अब आपने हलीम को दलीम बना दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन? सुना है मैंने कुछ खिचड़ा टाइप सा कुछ सूरत हाल है। खिचड़ा सुना हुआ है। हाँ, बस यस। मुझे इस सारी चीज में मोटा चावल में पता क्या अच्छा लगा? रायता, पुदीने का रायता जो ऊपर डल रहा था ना, उससे जरूर आई एम श्योर। अब देखिए ये चीजें जा रही हैं, सऊदी भी जा रही हैं, पैकेट बन रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, मतलब फिर हम सोचते हैं लोगों को वीजे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम मोटे चावल लेके जाएंगे तो फिर हमें कहेंगे ना कि आप क्या ला रहे हैं। नो बट आई एम श्योर इट्स गुड। या आई एम श्योर इट्स गुड। आई डोंट वांट टू हैव इट दो। आई वुड लाइक टू हैव इट। आई वांट टू हैव द रायता। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने इससे पहले आपको बताया था ना कि वो जो सियासी खिचड़ी पक रही थी वो थोड़ी देर के लिए चूल्हे से उतर गई है। लग रहा है थोड़ी देर के लिए या फिर वो उतर ही गई है, अभी तक अनकुक्ड है, मतलब मुज़ाकरात का जो दौर था। एक्चुअली जो अब जो बना है ना सारा वो है मोटा चावल। क्योंकि गल नहीं रही, ठीक है, क्योंकि दाल नहीं गल रही है, एक्चुअली ना चावल गल रहा है ना दाल गल रही है, मुज़ाकरात तो हो गए हैं। अच्छा, मुनीब हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सारे को मुनीब, अब हुकूमत ने कमीशन का ऐलान नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ लपेटती है, मतलब ये एक्सपेक्टेड था या हमें लग रहा था कि शायद कुछ तो और अदवार होंगे? बातचीत होना वो सच अ बिग डील, वी वर होपिंग कि कुछ बन जाए। आपको नहीं, मुझे तो हैरत नहीं हुई फ्रैंकली, क्योंकि ये इट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स और जो हालात थे गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। हाँ, शायद आगे जाकर कोई दौर नया शुरू हो जाए, लेकिन कम से कम इससे तो यही लग रहा है कि जो इनके आपस के मसाइल थे वो हल नहीं हुए और जो तहरीक इंसाफ की डिमांड्स थी उस पर हुकूमत का वही मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पर 9 मई के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट का है। लिहाजा मुझे तो इसमें कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया जिसके अंदर कम से कम ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा को आपस में गुफ्तगू करना चाहते हैं, और मुझे कीननेस भी नज़र नहीं आई गवर्नमेंट के पार्ट पर कि वो बहुत ज़्यादा विलिंग है इंगेज करने में तहरीक इंसाफ को। उसकी एक वजह ये है कि हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है ऐसा, लिहाजा इसीलिए ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। We would have to agree with you, मुनीब, के वाकई हुकूमती साइड पे तो कीननेस बिल्कुल नज़र नहीं आई, मतलब इंतज़ार करते रहे कि आप लिख के दें अपने मुतालबात एंड एवरीथिंग, और जब वो आया तो उसके बाद बिल्कुल ठंडे ही पड़ गए सारे। अच्छा, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के पास अब मुज़ाकरात के बाद क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनमें जो वो करते होते हैं वो सबसे वाज़ेह तो और जो ट्रायल एंड टेस्टेड है वो है एहतजाजी मुजाहिरे, धरने, मार्च वगैरह, ये सब कुछ है। तो नवंबर के वाक़यात के बाद क्या ऐसा चांस है कि तहरीक इंसाफ जल्द ही सड़कों पर दोबारा आ जाए? देखिए, ये आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि दोबारा एहतजाज करे और उतना ग्राउंड स्वेल हो, उतनी ज़्यादा लोग बाहर निकलें और उस तरह का एहतजाज दोबारा करे। और दो तहरीक इंसाफ में बड़ा पोटेंशियल है कि वो ये दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बड़ा वक्त लग जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की स्टेज प्रोटेस्ट स्टेज करने में, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर तो सकती है और बिल्कुल पोटेंशियल है उनमें, लेकिन शायद अभी वक्त दरकार होगा, और मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है निज़ाम के अंदर इस सारे मामले की। हाँ, अगर गड्डापुर साहब और इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि उन्होंने दोबारा करना है तो वो अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे मज़ीद तलखी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि ऑप्शंस नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ से कोई बात भी ना करे और मामलात इसी तरह चलते रहे। मुझे लगता है कि किसी न किसी जगह पर जाकर तो नेगोशिएशन होंगी, लेकिन वो कब होंगी, वो मैजिक मोमेंट कब आएगा, उसके बारे में अभी कोई बात कंक्लूसिव नहीं किया जाता। अच्छा मुनीब साहब, एक तासुर ये है कि ट्रंप के सदर बन जाने के बाद तहरीक इंसाफ को अपने लिए मुज़ाकरात से बाला ही रिलीफ मिल जाने की उम्मीदें भी पैदा हो गई हैं, तो क्या इस गुमान को संजीदा लेना चाहिए या ये खुशफहमी ही साबित होगी अल्टीमेटली? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैं कल भी सुन रहा था कुछ लोगों को दी आर्मी चीफ से मुलाकात, आर्मी चीफ से कोई संजीदा मुलाकात नहीं हुई, एक अटेम्प्ट थी जिसमें कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं आया
और बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को प्रोपोगेट किया और कोई ऐसी बात आर्मी चीफ से नहीं हुई जिससे कोई कमिटमेंट तहरीक इंसाफ को मिली हो। और उसका वाज़े टेस्टमेंट ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात को भी इसीलिए कॉल ऑफ करें क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई तो उस दिन जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उनमें से कईयों ने बताया है कि इमरान खान साहब शदीद इस्तराब के अंदर थे। अगर उनको कोई लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल नजर आ रही होती तो वो इस इस्तराब में क्यों होते। और वो इतनी ज्यादा खुशी जो उनमें दिखाई दी वो इसी में थी कि शायद उन्हें लगा कि ब्रेक थ्रू हो गया है आर्मी चीफ से मुलाकात में, लेकिन वो एक्चुअली नहीं हुआ। लिहाजा जब तक नहीं होता उस वक्त तक तुरे की बाकी तहरीक इंसाफ के दोस्त फिर आपको पता है प्रोपेगेंडा भी करवाते हैं, एग्जैजरेट भी करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बातों को पेश करते हैं। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान है और किसी किस्म की बात आगे कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर वो इस तरह की कोई बात करते हैं तो पाकिस्तान की रियासत का क्या रिस्पॉन्स होता है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ के लिए ये इतना आसान होगा और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत एकदम लेट जाएगी किसी ऐसी बात के आगे। कम से कम यहाँ से तो इम्प्रेशन यही मिलता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो जवाब उसी हिसाब से होगा और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को भी रेजिस्ट कर सके। ऑल्दो तहरीक इंसाफ कहती जरूर है लेकिन वो बैडली क्लिंग कर रहे हैं इस पूरी मामले के ऊपर भी और बहुत डेस्परेट है कि किसी तरह से इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ आए। लेकिन आई डोंट नोबडी कैन ब्लेम देम बिकॉज जिस प्रॉब्लम में इस वक्त तहरीक इंसाफ है बहसीत जमात और इमरान खान साहब, मुझे लगता है उनको हर दिन एक उम्मीद कोई ना कोई उनके जहन में आती है। पर लेट्स होप, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात या बात तो किसी स्टेज पे इमरान खान साहब की। शुक्रिया आपका मुनीब साहब। थैंक यू मुनीब। पेडल गेम तेजी से मकबूल हो रहा है। पेडल टेनिस गेम दो खेलों को मिलाकर एक खेल बनाया गया। हमने नहीं बनाया, दुनिया में ही मकबूल है, बड़ी धूमें हैं जी और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इट इज़ बीइंग प्लेड ऑल ओवर। इस खेल में नौजवान के बढ़ते हुए रुझान की वजह से कराची में जगह जगह 30 से ज़ायद पैडल कोर्ट्स बन चुके हैं। किसी ने मुझे उस दिन कहा कि बड़ा अच्छा बिजनेस है, कोई जगह है तो एक ये कोर्ट जो है पैडल कोर्ट वो आप बना लें तो वीकेंड पर कोई कोर्ट भी आपको बाय द वे यहाँ खाली नजर नहीं आएगा। मुताद्दिद खुल गए हैं, खुल रहे हैं और भी पता नहीं कितने प्लानिंग में होंगे। लाहौर में भी बहुत बड़ा भाई जहां मैं रहती हूँ वहाँ अच्छा भला एक फुटसॉल कोर्ट होता था, उसको चेंज करके पैडल कर दिया। सो अतीकुर रहमान, क्योंकि ट्रेंडिंग है ना, अतीकुर रहमान हमें बता रहे हैं। मैक्सिकन गेम पैडल नया खेल पाकिस्तान समेत दुनिया में तेजी से मकबूल हो रहा है। मुझे तो थोड़ा सा उसका बैडमिंटन का भी नजर आ रहा है सीन। टच लग रहा था, टच लग रहा था। मतलब स्क्वॉश और टेनिस ये कह रहे थे ना, तो बैडमिंटन मतलब रैकेट बदल दो और वो चिड़िया बीच में डाल दो तो वो बैडमिंटन भी हो जाएगा। लेकिन बहुत पॉपुलर है जी, बहुत सारे हमारे दोस्त, हम सब भी बड़ा मजा आता है, सब जाएं मिलके खेलें, आप बुक करा लेते हैं। ये रिलेटिवली न्यू स्पोर्ट है, इसके सदर प्रेसिडेंट वगैरह मतलब पूरी एक फेडरेशन बन गई। जी जी, आपको पता है इट इज अ थ्राइविंग बिजनेस, जैसे कि आपने कहा था। एक तो ये कोर्ट बनाना थ्राइविंग बिजनेस है, फिर सप्लाईज भी तो आपको चाहिए। आई मेट अ फ्रेंड, इसका जो रैकेट है गुज़श्ता 1 साल से ये रैकेट बेच रहा है, तो मतलब अब माशाल्लाह उसका कारोबार इतना चल गया, दोस्त फार साइटेड है, आपका कारोबार चल गया है कि ऑनलाइन से अब फिजिकल शॉप पे वो लोग शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, यू नो, बिकॉज जब एक चीज चल जाती है तो उसकी सप्लाईज भी तो चाहिए होती हैं लोगों को। क्यों चीजें लेट आती हैं? कोई नहीं, अभी भी गुंजाइश है मार्केट में, ठीक है। और पर्टिकुलरली कराची में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, अभी बाकी शहरों में उतने नहीं है कोर्ट्स जितने कराची में है। सो यू कैन ओपन अप अ पैडल कोर्ट इन योर ओन सिटी एज़ वेल। डू सम रिसर्च और इसको कर लें, प्रमोट करें। अच्छा जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन है और इस साल का मौजू है ऑल एंड AI या ऑल लिखा हुआ है, AI and education, preserving human agency in a world of automation. Okay, now it makes sense. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर शोबे में इनकलाब ला रहा है, जिसमें बिलाशुबा तालीम का शोबा सर फहरिस्त है और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत बड़ी तेज़ी से तालीमी शोबे में तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन दरसो तदरीस के शोबे को मसनूई ज़हानत की वजह से नए चैलेंजेस भी दरपेश हैं। ख़ास तौर पर हमारा तालीमी निज़ाम मसनूई ज़हानत के इस इनकलाब से पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए नई नस्ल को तैयार नहीं कर पा रहा है। माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज और हुकूमतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात के लिए खुद को तैयार करना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टूडेंट्स जो हैं असातिज़ा भी यकसा मुफीद हो रहे हैं। AI स्टूडेंट्स के सीखने की सलाहियत, दिलचस्पी
और कमज़ोरियों का तज्जिया करके स्टूडेंट्स को ज़रूरत के मुताबिक मवाद जो है वो और गाइडलाइंस वगैरह फराहम कर रही है, और वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स स्टूडेंट्स और असातिज़ा की मदद भी कर रहे हैं। अब देखिए हमें खौफ एकदम से आ जाता है कि भाई ये चीज़ें तो ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, बट उनको अगर ठीक तरीके से यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, they are very helpful. हम बात करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन एक्सपर्ट कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उसामा एजाज बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उसामा, आज तालीम के बैनुल अक़वामी दिन का मौजू रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंसान का किरदार और तालीम की अहमियत। अब इसके दो पहलू हैं जो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमें ये बता दीजिए कि तालीम व तदरीस, रिसर्च वगैरह के शोबों में क्या AI से नए मौक़े, नई आसानियाँ पैदा हो रही हैं? इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इसके जवाब में कही जा सकती हैं। जिस तरह के सबसे पहली बात तो एक पर्सनलाइज लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जो शख्सी नौइयत की टाइप की तालीम है, और इससे मुराद ये है कि आप इसकी मदद से किसी भी तालीमी तजर्बे को जो है वो तालिब इल्म की उसकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सकते हैं। तो तालिब इल्मों में मुख्तलिफ फ़र्क होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करने के, पढ़ लिखने के, या ये जानने के कि उनको किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस किस्म के कामों के लिए AI की टूल्स की ज़रूरत महसूस हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के टास्क होते हैं जिनको अगर हम AI के थ्रू करना शुरू कर दें तो वही उसातिज़ा जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उन पर फोकस कर सकते हैं उन टूल्स को यूज़ करते हुए। और ऑनलाइन टीचिंग का तो आपने देख ही लिया था, ये पूरा तरीकाकार जो कोविड के दिनों में स्टार्ट हुआ था। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू बच्चे जो हैं वो घर बैठे हुए एक सवाल जवाब की सूरत में किसी भी AI टूल को पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपने नाम ChatGPT, जेमिनी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टूल सुने, इनके नाम सुने होंगे। और इसके अलावा तहकीक के अंदर, रिसर्च के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टूल मौजूद हैं जो आपकी तहकीक के अमल को तेज कर सकते हैं, जो कि AI बेस्ड है, जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं तब कर सकते हैं, अगर आप कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तब आप उनको यूज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी हमें भी यहाँ पर उसातिज़ा के तौर पे हमें भी जो है वो मुख्तलिफ ऐसे ज़राए जो AI बेस्ड ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जो बच्चों के लिए जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं उनकी लर्निंग को ज़्यादा जो है वो दिलचस्प बना सके या मौसम सके। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है, लेकिन ये सारी वो चीज़ें अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहें सो यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है कि मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी जो है रवायती तालीम, ट्रेडिशनल जो एक वेज ऑफ एजुकेशन है, उनके लिए चैलेंजेस भी काफ़ी पैदा कर रही है। तो वो चैलेंजेस क्या आपको लग रहे हैं, क्या नज़र आ रहे हैं? अच्छा, उन चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है जो हम उसातिज़ा शायद ये समझते हैं कि हमारे काम को जो है ये टेक्नोलॉजी महदूद कर सकती है, या सबसे बड़ा खौफ ये है कि शायद AI जो है ना वो हमारी जगह ले सकती है। आल्दो ये अल्टरनेटिव तो नहीं है, खासतौर पे ऐसी चीज़ें जो एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में यूज़ करता है, या उसके जो चेहरे के तसरात होते हैं, या वो जो एक इंसानी टच होता है, वो तो इसके अंदर मिसिंग होता है। और ये खौफ जो है मेरे ख्याल में कि ये बिला जवाज़ है। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर है कि हम उसातिज़ा को अपनी टीचिंग की मेथडोलॉजीज़ के अंदर इन ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया, पहली बात। दूसरी बात जो है एजुकेशन इनइक्वालिटी है, यानी कि ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं इनके लिए बेसिक ज़रूरत जो है वो इंटरनेट की है या टेक्नोलॉजी तक रसाई है। और बहुत सारे ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट और ऐसी टेक्नोलॉजी की रसाई जो है वो बहुत कम है। तो इससे एजुकेशन इनइक्वालिटी का एक खदशा बाकी रहता है। और फिर एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम कह सकते हैं कि जी लैक ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग है, जिसकी मदद से जो इंसानों के दरमियान ज़ाती तलक़ात हैं, जज्बाती समझ बूझ होती है या सोशल स्किल्स होते हैं, उन पे असर पड़ सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करने का। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में हमेशा से अब कंसर्न होता है। अगेन, जब आप ऐसे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये खदशा रहता है कि कोई भी आपकी जो हसास मालूमात हैं वो गलत हाथों में जा सकती हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त तक जितने AI सिस्टम्स बने हुए हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की बायस या इनएक्यूरेसी मौजूद है। वो उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिस पे लगातार काम हो रहा है।
तो वो एक साइड हो सकती है। और सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बात की कि लैक ऑफ ह्यूमन टच, यानी कि जब हम किसी ऐसे ऑटोमेटिक टीचिंग मॉडल्स पे जाते हैं तो जो एक टीचर की अपनी ज़ाती तवज्जो होती है, उसकी हमदर्दी होती है या एक फौरी फीडबैक देने की सलाहियत होती है, वो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो मिसिंग है। और फिर इंसानों के जो पेचीदा जज्बात हैं कि अगर मैं अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ या उसकी कोई जज्बाती ज़रूरियात हैं जिसकी बेस पर मैं उसको एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो इसके अंदर लैक हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का डॉक्टर उसामा बाजवा, थैंक यू। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ायदे काफ़ी हैं अगर इस तरह यूज़ किया जाए इंटेलिजेंस को। अच्छा जी, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट भी रवाना हो गई है। आपको पता है 20 जनवरी को इसका आगाज़ हुआ था, एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ था। अभी कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ जा रही है, ये हम जानेंगे। ठीक है, ये हम डोगर साहब से जानते हैं ना, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नबी डोगर। सो डोगर साहब बताइए, कितने मुसाफिर जा रहे हैं, क्या मंजिल है? मुसाफिर तो लगभग जो 40 से ज़ायर हैं जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कौमी एयरलाइन की पहली बैनुल-अक़वामी परवाज आज टेक ऑफ किया है। परवाज PK-197 है। ये सुबह 9:41 पे गवादर के लिए रवाना हुई थी। लगभग 1 घंटे की मुसाफत है यहाँ से गवादर की, तो वहाँ से फिर मुसाफर लेकर ये परवाज PK-198 के तौर पे दोपहर को गवादर पहुँचेगी। ये रूट पहले से फाल तो है, लेकिन गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल ऑपरेशन की ये पहली फ्लाइट है जो गवादर से गई है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो डोगर साहब एक बता दें कि इसमें और कौन से एयरलाइंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये क्या अब ये रूट बनने वाला है कि बाहर की भी कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस वगैरह इधर टच एंड गो कर सकती हैं? तो हमें ये बहुत अजीब सी नई बात लग रही है कि गवादर छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन माजी में ये बहुत बड़ा एक रूट था बैनुल-अक़वामी परवाजों की रिफ्यूलिंग के लिए हवाले से भी काफी बड़ा रूट था जब ये परवाजें यहाँ उतरती थी। लेकिन अब जो तवक्को की जा रही है कि बिल्कुल ये इस पे जो है वो बैनुल-अक़वामी परवाजें जो है वो उतरेंगी। इसके साथ साथ जो रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो तैयारे उतरेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान से अभी तो ये देखें एयरबस और बोइंग तैयारे इस पे लैंड कर सकते हैं। इस एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा और जबरदस्त किस्म का रनवे बने हैं, लेकिन चूंकि लोड नहीं है जो असल मसला है। अब लोड अगर आएगा इस सेक्टर पे तो उसके बाद फिर बड़े तैयारी, बिल्कुल ये फैसले बाकी तो तभी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमारा एक्टिविटीज़ का कैलेंडर जो है ना वो भरता चला जा रहा है विद अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। खासतौर पे अगर कराची में देखें तो मैराथन्स और आई वुडंट से इट्स द न्यू इन थिंग, क्योंकि ये काफ़ी सालों से अब हो रहे हैं, लेकिन कॉजेज़ बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ वुमेन स्पेसिफिक। तो जी कराची के साहिल पर 5वीं ख़वातीन पावर रन होगी और रन के तहत होने जा रही है। 5 किलोमीटर्स की होगी ये रेस और 500 ख़वातीन जो हैं वो शरीक होंगी। ऑलरेडी 400 ने तो रजिस्टर भी कर लिया। तो बाकी तो या इससे ज़्यादा आज रजिस्टर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस सेगमेंट। सरदार सुहेल सर्विस आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुंतज़िम हैं, और अलाइमा भुट्टो हैं हमारे साथ मौजूद जो कि रनर हैं। पिछले साल भी हमारे पास आए थे ये दोनों और ज़बरदस्त कामयाबी के साथ इनका इवेंट हुआ था। सुहेल से पहले हाँ हम बात कर लेते हैं। बीन ऑर्गेनाइजिंग इट और आपसे जानते हैं कि इस मरतबा क्या थीम है, क्या लेके आए हैं? इस दफ़ा थीम यह है कि 5 किलोमीटर रन है वुमेंस की, सिर्फ वुमेंस होंगी। और इवेंट से पहले ही हमारा जैसे स्लोगन है नथिंग इज़ फ्री दीज डे एक्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। उससे पहले आपको डिज़ाइनर बैग मिलेगा, टॉवल मिलेंगे, फेस वॉश, सन ब्लॉक, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो रजिस्टर होंगे। सो व्हाट्स द आइडिया? मतलब हम इंकरेज कर रहे हैं लड़कियों को, ख़वातीन को कि अपने सेहत के हवाले से निकलें, बिकॉज इंसेंटिव तो बड़ा अच्छा है, फ्रीबीज के लिए तो कोई भी आ जाए, बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर द आइडिया इज बिगर देन दैट। देखें अब मैं आपको बताऊं, हमारे शायद लोगों को इतना पता नहीं है, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ईयरली बेसिस पे सिर्फ जो वुमेन रन होता है वो हम करवाते हैं। ओनली इन पाकिस्तान। ओनली इन पाकिस्तान। जब 5वां साल है, यानी सिर्फ खवातीन की इन द होल वर्ल्ड ईयरली बेसिस पे ये सिर्फ पाकिस्तान में हम करवाते हैं। ज़बरदस्त। अलाइमा बताएं तो मतलब आप तो ऑब्वियसली आप दोबारा होंगी तो एक बड़ी कॉमराडरी होती होगी और एक सिक्योरिटी सेफ्टी भी फील होती होगी लड़कियों को। 100% हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, फ्रॉम हाइड्रेशन टू रनिंग टू, मतलब जैसे रोड्स पे हमारी सिक्योरिटी होती है, एंड ऑल्सो हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं बाय देमसेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का। ज़बरदस्त। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स? द आइडिया इसके वैसे तो प्रमोट कर रहे हैं ना लोगों को हम कि उस तरफ आएँ, तो
डज दैट वर्क? मतलब वो एक दिन के लिए आते हैं लोग या फिर एडिक्टेड हो जाते हैं कि तो ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी एंड वी शुड डू इट? यस, बिकॉज पाकिस्तान में अब इस तरह से एक न्यू कल्चर स्टार्ट हुआ है रनिंग का, फिटनेस का, और आफ्टर कोविड बेसिकली पहले नहीं था। और अब बहुत सारे लोग आ रहे, हेल्दी एक्टिव कम्युनिटी में लोग आ रहे हैं ज़्यादा, और लोग पीपल दे आर लुकिंग फॉर कि हम एक्टिव होने जाएं और रनिंग करें और हेल्थ को प्रायोरिटी जो है वो हमने देखा है। ये बॉर्न टू रन का 1 सालाना इवेंट होता है, उसके बाद आप लोग कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं टू इनकरेज विमेन एंड मेन एंड एवरीबॉडी। हमारा पिछले 8 सालों से एवरी वेडनेसडे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है। दिस इज़ ओनली फॉर द बिगनर जो ये समझता है कि हम कभी ज़िंदगी में भाग नहीं सकते। आई ओनली ट्रेन पीपल। जैसे हमारा स्लोगन है ज़ीरो टू हीरो, तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हाफ मैराथन। ट्रेन मैराथन रनर्स बेसिकली। तो क्या स्टैमिना बिल्डअप होता है, मतलब क्या स्ट्रेंथ? बेसिकली बॉर्न टू रन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे हम लोग रनर्स आते हैं, जो भी न्यू बिगिनर्स रनर्स आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, और एक ये फैमिली प्लेटफॉर्म है बेसिकली। और यहाँ पे सबकी इतनी यूनिक, हर रनर की एक यूनिक जर्नी होती है। सब अपने वी रन टुगेदर, वी लर्न थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस जो हम शेयर करते हैं। इसी तरह हम हेल्प करते हैं किसी और को ग्रो करने में, और इसी तरह हमारी ग्रोथ होती है। लवली, जबरदस्त जबरदस्त। तो सुहेल आप ऐड करना चाहेंगे इसमें कुछ? देखिए, ऐड में ये करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है, आइदर मेल फीमेल, बच्चे, पेरेंट्स, जो भी है, आप आए। डजेंट मैटर आपका स्टेमिना कितना है, आपका वेट कितना है, आपका काम आना है, मेरा काम फिट करना है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें, इससे पहले कि डॉक्टर आपके लिए टाइम निकाले। बहुत ज़बरदस्त बात है। और मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी तो आपको चाहिए अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। मतलब लोग जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे यू शुड डू दिस। 2 फरवरी 2 फेब को ये होगा सुबह 7 बजे। वे कैन दे रजिस्टर ये कि हमारी जो बॉर्न टू रन का पेज है इंस्टाग्राम, और फिर मेरा नंबर है। सिर्फ आपने नंबर पे मैसेज करना है, एंड फ्री, यू डोंट हैव टू पे नथिंग। आप रजिस्टर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जो इवेंट है वुमेन पावर रन, ये समझे कि हमारा जो एम है एक वुमेन्स को सेफ एनवायरनमेंट देना, और वर्ल्ड वाइड एक मैसेज ये जाएगा कि पाकिस्तान इज आल्सो गुड कंट्री फॉर द। अच्छा, एक सवाल हमेशा रहता है और हम पूछ लें, बाकी तो आप ऑब्वियस डिटेल्स जो हैं आप याद कर लें। बॉर्न टू रन 2 फेब को होगा सुबह 7 बजे। इसमें मतलब अगर आप भाग रहे हैं, आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो सकती है, बिकॉज कुछ बहुत फिट लोग होते हैं, तेज तेज भाग रहे हैं। इसमें जीत हार का भी कोई एलिमेंट होता है, या फिर आपको बस द होल आइडिया इज टू पार्टिसिपेट? देखिए, द थिंग इज दैट मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, रन फॉर योर हेल्थ, रन फॉर योर सेल्फ, एंड स्लो रन इज बेटर देन नो रन। अच्छा, तो इवन इफ यू आर नॉट, यू नो, देखिए इस दौर में मैं लास्ट टाइम भी ये बोला था कि इस दौर में अगर कोई 15 से 20 मिनट भी अपने लिए दिन में निकालता है, दिस इज लाइक मोर देन मैराथन। सो पिछली दफा से ज्यादा इस दफा खवातीन आएंगी इस बार? यस, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह से। अभी 400 वो बता रहे हैं कि दिस द नंबर, एंड अभी भी टाइम है, लाइक यू नो, इट्स अभी एक हफ्ता और भी है, 2-3 वीक्स, सो आई थिंक और भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है सुहेल। ये जो अपने लिए 20 मिनट भी निकालने हैं, हर किसी के पास इतना टाइम होता है। इट्स जस्ट मोटिवेशन, लेजीनेस, प्रायोरिटी। मतलब उस वजह से इंसान टाइम नहीं निकाल पाता, वरना ये नहीं है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, वरना कैसे हो सकता है कि 24 घंटे का एक मिनट आप बिजी हो। बीमार होता है, वीक होता है, तो डॉक्टर के लिए 1-2 घंटे वेट करता है। बिल्कुल, तो वेट ना करे, आप खुद अपना बन जाए, दैट्स इट। अब आपको वर्क स्ट्रेस भी तो निकालना है, मेंटल स्ट्रेस भी तो निकालना है, कहाँ निकालेंगे? और फिर फैमिली के भी तो इश्यूज होते हैं ना हेल्थ के। आप एटलीस्ट उससे आप निकलें, अपने आप को आप बिल्डअप करें थोड़ा सा। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स तो सर्टनली होते ही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे कहीं ज्यादा मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के। सो वो जरूर आप मद्देनजर रखें। आई बिलीव कि स्पोर्ट्स जो है ना, वो एजुकेशन आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, आपके मदर फादर करेंगे, तो लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब गाड़ी, जैसे कोई भी इंसान होता है जो वर्क करता है, अपनी गाड़ी का इंजन होता है ना, अब वो सही मेंटेन रहेगा तो गाड़ी खुद ही सही चलेगी। मतलब अच्छी आदतें अपनाएं ना, फिर आप आगे भी फिर वही पास ऑन होंगी। बहुत शुक्रिया सुहेल एंड अलाइमा फॉर बीइंग हियर एंड डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग। ये दूसरी बार, मतलब पिछले साल भी ये कर रहे थे, तो कंसिस्टेंट हैं भाई। 2 फरवरी सुबह 7 बजे आप पहुंच जाएं अगर आप कराची में। जी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी जैसे शौक सैकड़ों जाने ले चुके हैं। यही वजह है कि इन तमाम सरगर्मियों को खिलाफ कानून तो करार दिया गया है, मगर अब अहम बात यह है कि ये सरगर्मियाँ ना सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि गैर शरई भी हैं।
उलमाए कराम ने फतवा दिया है कि इस तरह के शौक़ गैर शरई और गैर इस्लामी भी हैं, और ये फतवा आया है जामिया दारुल इफ्ता जामिया नईमिया की जानिब से। इसमें कहा गया है कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ इंसानी जान को दिया गया है। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी शरन नाजायज़ और गुनाह है। रियासत की तरफ से इंसानी जानो माल की हिफाजत के लिए बनाए गए कवानीन की पासदारी करना ज़रूरी है। छतों पर पतंगबाजी बेपर्दगी, फजूल खर्ची के साथ साथ इंसानी कत्ल का बायस भी बनती है, और इंसान का कत्ल हराम और गुनाह कबीरा है। वन व्हीलिंग करने वाला ना सिर्फ खुद मरता है बल्कि दूसरों की मौत की वजह भी बनता है। यह अमल खुदकुशी के मुतरादिफ है, लिहाजा खुदकुशी हराम है। फतवे में उलमाए कराम, वालिदैन, असातिज़ा से अपील की गई है कि वो बच्चों को इस गैर शरई और गैर कानूनी काम से रोकें। चलिए पता कर लेते हैं और इस पर बात भी करेंगे। जामिया नईमिया के मुफ्ती मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी को गैर शरई करार दिया गया है और ये फतवा आपने ही जारी किया है, तो इन सब को शरीयत से मुतसादिम क्यों समझा गया? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और इस मज़हब के अंदर सबसे ज़्यादा जिस बात पे ज़ोर दिया गया है वो है इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग, ये तीनों काम जो हैं ये इंसानी जान के लिए इन ख़तरनाक हैं। हवाई फायरिंग कानूनी तौर पर भी मना है और शरीयत में भी इसकी इजाज़त नहीं। नंबर एक कि ये हवाई फायरिंग जब की जाती है तो इसमें खौफ व हरास फैलता है। मरीज़ हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो खौफज़दा होते हैं, और इस्लाम के अंदर किसी बंदे को परेशान करना, खौफज़दा करना जायज़ नहीं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है, आपने फरमाया कि वो बंदा हमारे तरीक़े पर नहीं कि जो दूसरे लोगों पर असला उठाता है। असला उठाने की इजाज़त नहीं, फायरिंग तो इससे आगे वाला अमल है। इसके अलावा इससे इंसानी जान भी चली जाती है और इस ऐसे बीसियों वाक़यात हमारे यहाँ हो चुके हैं कि फायरिंग की वजह से कभी फायरिंग करने वालों को गोली लग जाती है, जब वो फायरिंग करते हैं किसी और बंदे गोली लग जाती है। कई दफ़ा फ़ज़ा में वो गोली का सिक्का जाता है तो आकर किसी न किसी बंदे को लग कर भी जान ज़ाय हो जाती है। एक हवाले से ये मना है। और दूसरी बात जो पतंगबाजी है, पहली बात तो यह है कि ये एक फजूल खर्ची वाला अमल है। दाती तार जब फिरती है तो गर्दन कट जाती है, और इस तरह के वाक़यात हमारे शहर लाहौर में कसीर तादाद में हो चुके हैं। हंसते बसते घर उजड़ गए हैं। ऐसे नौजवानों की मौतें हमारे सामने वाक़या हुई हैं कि जिनकी सुबह शादी थी, कोई शादी में जा रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था, तो एक खुशी का घर मातम कदा बन जाता है। तो इसलिए इसमें भी फजूल खर्ची है। लोग छतों में जाते हैं, नौजवान दूसरे घरों में जांगते हैं। तो इस्लाम में इस बात की कतन इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जो वन व्हीलिंग करते हैं नौजवान, क्योंकि इसमें बूढ़े तो काम ही नहीं करते, ज़्यादातर नौजवान ये काम करते हैं, तो वन व्हीलिंग भी इंतहाई ख़तरनाक खेल है। इसमें एक तो वो वन व्हीलिंग करने वाला अपनी जान ज़ाया करता है, और साथ जो रोड पर लोग जा रहे होते हैं उनकी जान ज़ाया होने का भी वो सबब और ज़रिया बनता है। और इस तरह के वाक़यात भी हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो नाज़रीन से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगरचे इस पर हमारे यहाँ कानून भी मौजूद है, लेकिन इस कानून से बढ़कर शरीयत का कानून है, और शरीयत मुहम्मदी के अंदर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। अल्लामा साहब ये भी बताइएगा, हमें गाइड कीजिएगा कि जो कानून है वो तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन पतंगबाजी के शौकीन अफराद ये समझते हैं कि धाती तार और गला काटने वाला मामला अब सामने आया है। मतलब इससे पहले जब पतंगबाजी होती थी, धाती तार नहीं इस्तेमाल होती थी, लोग नहीं मरते थे। बतौर कल्चर और खेल तो पतंगबाजी चलनी चाहिए। क्या आपके इस फतवे के बाद ऐसी कोई गुंजाइश बाकी बचेगी? देखें जी, पतंगबाजी को हम अपना कल्चर नहीं कह सकते। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पे वो कल्चर चलेगा कि जो इस्लाम के ताबे है। देखें हमारे खेल है, इसके अलावा और शोबा जात हैं, हर वो खेल कि जो इंसानी सेहत के अंदर मुमिद व मुआविन बन सकता है, इस्लाम में उसकी इजाज़त है। और रह गया ये पतंगबाजी,
इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। अब पतंगबाजी की वजह से एक तो पैसे का ज़िया हो रहा है और दूसरा कई घरों के अंदर पतंगबाजी की वजह से गम गया, वहाँ पर लाशें गई उन घरों में, उसका ज़िम्मेदार कौन है। इसलिए रियासत ने जो कानून इस हवाले से बनाया है, हम गुजारिश करेंगे इस कानून को मज़ीद सख्त किया जाए ताकि इंसान की जान बचे। जान बचाना सबसे अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। हत्ता कि हमारे फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि अगर बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाती है तो वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए अपनी नमाज को तोड़ सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ये भी बता दें कि अगर हुकूमत ने कानून बनाया तो ऑब्वियसली हुआ था ऑलरेडी, तो अवाम को पास तो रखना चाहिए, तो क्या इसके बावजूद फतवों की ज़रूरत रहती है? क्योंकि कानून तो है ना ऑलरेडी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ लोग जो महराब मिंबर से आवाज़ सुनते हैं उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो हमारे उलमा वाइज़ीन अगर महराब मिंबर पर इस बात को बयान करेंगे, लोगों के दिल में खौफ पैदा करेंगे कि हमने कल मरना है, कल हिसाब देना है, हमारे किसी अमल की वजह से किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचता है, उसकी जान चली जाती है, तो क़यामत के दिन इसके बारे हमसे सवाल किया जाएगा। रियासत का हर वो कानून जो इंसानी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत का सबब बनता है या जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए कानून बनाया जाता है, हमारा ये दीन कहता है रियासत के उस कानून को फॉलो करना हम पे शरई तौर पे वाजिब है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी मूविंग ऑन, टाइम बड़ा कम रह गया, एक और चीज़ हमने दिखानी है ना। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की नई वीडियो, नई झलक मंजर आम पर आ गई है। तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तामीराती काम अभी भी चल रहा है। 30 जनवरी तक कहा जा रहा है कि तज़ीन व आराइश का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। और ये काम 5 माह की हुमा रिकॉर्ड मुद्दत में दिन और रात 24/7 वी हैव बीन फॉलोइंग इट। आपको हम कितनी अपडेट्स देते रहे हैं और शुरू में हमें भी लग रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन एक्चुअली वी आर राइट देयर। अच्छा जी, दैट इज इट, वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट वीकेंड।